सोचो अगर तुम एक दिन गेम खेलते खेलते सो जाओ और अगली सुबह उठो तो खुद को उसी गेम की दुनिया में पाओ, वो भी एक स्केलेटन नाइट बनकर, जहां तुम्हारे पास हो लेजेंडरी आर्मर, थंडर स्वॉर्ड, टेलीपोर्टेशन मैजिक और कोई भी तुम्हें पहचान न पाए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक नाइट को देखते हैं जो कि एक दूसरे वर्ल्ड में री इनकारनेट हो चुका है और अपनी आप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वह यहाँ पर कैसे आया और ये जगह आखिर है कौन सी। तभी वह जोर से चिल्लाता है, अरे ये मैं कहाँ पर आ गया और ये जगह आखिर है कौन सी। फिर वो अपने आप को शांत करता है और देखता है कि उसने एक आर्मर पहना हुआ है और ये एक ऐसा आर्मर है जिससे फायर और लाइट से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये एक होली आर्मर है, यानी कि आर्मर ऑफ विलेनेस। यहाँ तक कि इस बंदे के पास एक शील्ड भी होती है जिसे कहा जाता है द होली शील्ड ऑफ ट्यूटेटस, और साथ ही में इसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड भी होता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद उसे एक बात समझ में आ जाती है कि ये तो उसका गेम का कैरेक्टर है। स्टोरी आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है आर्क, और इसके बाद वो सोचता है कि वो तो एक गेम खेल रहा था पर अचानक से ही उसकी आंख लग गई और अब वो इस वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेट हो चुका है। और आर्क को अभी भी लगता है कि ये सब बस एक सपना है और वह इस सपने से काफी जल्दी उठ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये सारी फीलिंग्स काफी ज्यादा रियल होती है, जैसे कि वो यहाँ पर सच में ही अपने आप को फील कर रहा हो। अब ये चेक करने के लिए वो अपनी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि V1 स्लैश। इससे सामने के सारे पेड़ एक ही झटके में कट जाते हैं और ये देखकर आर्क भी काफी ज्यादा शॉक्ड में रह जाता है। पर इसके बाद वो फायर मैजिक का भी इस्तेमाल करता है और ये सब कुछ देखकर उसे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। क्या मैं सच में यहाँ पर आ चुका हूँ और ये सब आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पर ये पावर्स काफी मजेदार हैं। इसके बाद वो याद करता है कि वो इस गेम में एक नाइट के तौर पर रजिस्टर हुआ था और उसकी सब जॉब थी एक प्रिस्ट की, और ये सब सारी बातें उसके सिर के ऊपर से जारी होती है क्योंकि वो काफी सारे मैजिक को बहुत ही इजीली यूज कर पा रहा होता है। अब इसे लगता है कि वो इन सभी की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। अरे मैं तो यार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खाना भी जरूरी है, इसलिए इसे भी काफी भूख लग रही होती है। इसके बाद आर्क डिसाइड करता है कि वो एक टाउन को ढूंढने वाला है। इसके लिए वो एक गेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक खाई से सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है कि गेट मैजिक हमें वहीं लेकर जाता है जहां हम पहले भी गए हो। पर यहाँ हम देखते हैं कि आर्क नीचे गिरता नहीं है बल्कि वो बाल बाल बच जाता है। तभी उसे एक और मैजिक के बारे में याद आता है जिसका नाम होता है डायमेंशन मूव, और वो इस मैजिक का इस्तेमाल करते करते थोड़ी थोड़ी आगे टेलीपोर्ट हो रहा होता है, यानी कि यह मैजिक एक शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन का काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्क काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये एक नदी के पास आता है और अपना हेलमेट उतार कर साइड में रख देता है। पर जैसे ही ये अपने आप को पानी में देखता है तो ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से एक घोस्ट राइडर बन चुका होता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कंकाल। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बंदा वही कैरेक्टर बन चुका है जो कि इसने गेम के अंदर चूज किया था। यार अगर मैं ऐसे ही टाउन में गया तो सारे लोग मुझे मार मार कर मेरी गुद्दी लाल कर देंगे, पर अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये फिर से अपना हेलमेट पहन लेता है और फिर वो टाउन में आ जाता है। अब थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद इसे एक खाने की दुकान दिखती है। आर्क के पेट में ऑलरेडी चूहे दौड़ रहे थे। अब आर्क सोचता है कि ये कटप्पा तो उसे फ्री में खाना नहीं देगा, इसलिए उसे पैसों का जुगाड़ करना होगा। अब आर्क जैसे ही आगे जाता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह छुपकर सारा कुछ देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि ये लड़की ट्राई करती है कि ये बंदा उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, पर ये लड़का ऐसा नहीं करता, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। अब ये लड़का उस लड़की को जाते देख कहता है, यार सच में एक एल्फ से बात करना कितनी बड़ी सिरदर्दी है, अच्छा हुआ चली गई। अब आर्क भी उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये लड़की एक एल्फ है। अब आर्क सोचता है कि वो जाकर उस लड़की से बात करे और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर हम देखते हैं कि ये लड़की अचानक से ही छूमंतर हो जाती है। अब इसके बाद आर्क दोबारा से पैसे कमाने के लिए वापस गिल्ड में आ जाता है। अब अंदर आकर आर्क रिसेप्शन पर खड़े उस बंदे से कहता है, हे जॉनी डीप के सस्ते कॉपी, असल में मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ,
क्या रजिस्ट्रेशन? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नाइट हो और तुम्हारे पास एक काफी अच्छी नौकरी होगी। तभी आर्क सोचता है कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही बातें करनी चाहिए, वरना इन्हें मेरे ऊपर शक हो सकता है। अरे अपना कान इधर करना जरा। असल में मेरे पास पैसों की काफी दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए मुझे लाइसेंस चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक ट्रायल देना होगा। तो बताओ तुम पहले किसे मारना चाहते हो? कोई बैंडेड्स, कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट? और हाँ एक और बात, वापस आते हुए कोई प्रूफ जरूर लाना। प्रूफ? ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। अब जब ये वहाँ से जा रहा होता है तब ये दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपने बीमार बच्चों के लिए ऐसा कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? अब आर्क मन ही मन सोचता है, अबे कौन सा बच्चा, मैं बस पापी पेट के लिए कर रहा हूँ ये सब। अब इसके बाद आर्क जंगल में जाता है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर को जान से मार देता है। पर तभी सडनली वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसका भी राम नाम सत्य कर देता है। अब वह इन सभी की चटनी बनाने के बाद इन सभी को उठाकर गिल्ड की तरफ वापस जा रहा होता है। पर रास्ते में जाते जाते वो देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि सोल्जर्स को मार रहे होते हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके साथ कुछ लड़कियां भी होती हैं। अब आर्क मन ही मन सोचता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और अगर मैं यहाँ पर गया तो ये सारे लोग मेरी चटनी बना देंगे। तभी हम देखते हैं कि ये सारे के सारे गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और आर्क सोचता है कि मुझे ही जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि आर्क अचानक से उनके सामने आ जाता है और एक बंदे को जान से मार देता है। और ये देखकर बाकी के बैंडेड्स यहाँ से भागने लगते हैं, पर ऐसे कैसे ये भाग लेंगे? इसके बाद आर्क अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है और ये सारे के सारे बंदे भी वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क उन दोनों लड़कियों के पास आता है। हे सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वो दोनों अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करती हैं। यह लड़की जिसका नाम है रीटा, वह ये कहती है कि यह लोरेन है ल्यूवर्थ फैमिली से और मैं इनकी अटेंडेंट हूँ। अब रीटा उससे पूछती है क्या तुम किसी लॉर्ड के लिए काम करते हो? अब आर्क काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि पहले तुम अपने कपड़े पहन लो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जब वो लड़कियाँ कपड़े पहन रही होती है तो आर्क उन बंदों के पास जाकर उनकी बॉडी को राम नाम सत्य कर देता है। और दोस्तों ये आर्क काफी ज्यादा चालू भी होता है। वो उन बैंडेड्स का सारा सामान हड़प लेता है। चलो कुछ तो मिला, इससे 2-3 दिन तो आराम से गुजर जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये सारे के सारे एक टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लॉरीन बार बार आर्क को ही देख रही होती है, जिससे आर्क काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अंदर ही अंदर ब्लश करने लगता है। अब रीटा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और फिर आर्क अपना नाम बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे गिल्ड में आ जाते हैं और अब आर्क इस बंदे के सामने सारा का सारा सामान रख देता है। सुनो जॉनी डिप, अब तो यार मुझे लाइसेंस दे दो। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये सारा कुछ देखकर इस सस्ते कॉपी की भी फटने लगती है और वो मन ही मन सोचता है कि वो इतना सारा सामान लेकर काफी जल्दी आ गया। सुनिए मास्टर, शायद से आप ये स्टोन निकालना भूल गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि आर्क को ये बात समझ में नहीं आती कि ये सामने वाला बंदा क्या बकवास कर रहा है। अब ये सस्ती कॉपी उसे समझाता है कि जब भी आप किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है जो कि आपको उसमें से निकाल लेना है। और हाँ, ये रहा आपका लाइसेंस। और अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप बोर्ड पर देख सकते हो। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पर बस छोटी मोटी क्वेस्ट होती है, लेकिन अगर आप कोई बड़ी क्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मर्सनरी गिल्ड ज्वाइन करना होगा। अब हम देखते हैं कि फिर से आर्क के पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और फिर काफी सारा खाना ऑर्डर करता है। अब ये सारा खाना खाकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसे ये सब खाकर काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। यार ये स्टोन तो काफी सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो अब इस वर्ल्ड में आ चुका है और ये कोई गेम नहीं है बल्कि ये एक रियल लाइफ है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अब रेडी है और उसका सामना आगे जाकर काफी ज्यादा फैंटेसी चीजों के साथ होने वाला है और इन सब के लिए भी वो रेडी है।
अब आर्क को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे यहाँ जिंदा रहने के लिए अपने आप को सरवाइव करना होगा। इसके बाद वो सारी बातें सोचकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यार मैं कल का वेट नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बच्ची को सुलाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। यह बच्ची ये कहती है कि मेरी मॉम हर सुबह काम के लिए जाती है, वो भी सुबह होने से पहले। अब इसके बाद हम आर्क को देखते हैं जो कि एक जॉब पे होता है। अब उसने एक जॉब ले ली है कि वो अब हर्ब्स कलेक्ट करने वाला है। इसके लिए वो एक विलेज में आ जाता है और यहाँ पर वो किसी का घर पता कर रहा होता है। असल में आर्क ये जॉब इसलिए ली होती है ताकि वो ज्यादा बंदों की अटेंशन को ग्रैब न कर पाए, क्योंकि ये सभी से अपनी पहचान को छुपा कर रखना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क एक घर में आ जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची उसके लिए दरवाजा खोलती है, पर वो उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। सुनो बच्ची, क्या मार्का घर पे है? पर हम देखते हैं कि ये छोटी सी बच्ची ही मार्का होती है। अब आर्क उससे कहता है कि मैंने ही ये क्वेस्ट ली है कि मैं तुम्हारे साथ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा। अब इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क इस बंदे से कहता है कि उसे एक हर्ब कलेक्टिंग की जॉब चाहिए ताकि वो सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाए। पर इस बंदे को भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। पर आर्क उससे कहता है कि हर्ब्स को कलेक्ट करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, ये तुम कर सकते हो। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आर्क मार्का के सामने खड़ा होता है, पर मार्का को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक नोबल नाइट उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं। आर्क कहता है कि उसे हर्ब्स को कलेक्ट करने में काफी अच्छा लगता है। अब मार्का कहती है तो चलो हम हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए चलते हैं। जिसके बाद अब दोनों हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। सुनो बच्ची, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? असल में मेरी मम्मी घर पे आने वाली है और अगर उन्होंने मुझे घर पे नहीं देखा तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने अपनी मॉम को नहीं बताया। पर आर्क को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा क्यों करेगी। अब मार्का उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि उसके डैड एक हर्बलिस्ट थे जो कि हर्ब को कलेक्ट करते थे, लेकिन वो एक दिन मारे गए और तभी से हमारी मॉम हमारा ख्याल रखती है। और मार्का ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है ताकि वह अपनी मॉम की हेल्प कर पाए। अब जैसे ही आर्क ये सब सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यार इतनी छोटी बच्ची, वो भी इतनी समझदार, मैं तो अपने बचपन में ऐसा नहीं था। अब ये दोनों आगे जाने के बाद हर्ब्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। हे सुनो, इस वाले हर्ब का नाम है कोकोरा और इसका इस्तेमाल काफी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि कर्स और स्किन डिसीज के लिए। अगर हम इन्हें जलाएं तो इससे इंसेक्ट्स भी भाग जाएंगे। अब आर्क उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। बच्ची, तुम्हें तो इन सब के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। हाँ, और ये सारा कुछ मुझे मेरे डैड ने सिखाया है। चलो हमें आगे जाना चाहिए। रुको मार्का, आर्क को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई न कोई डीमन बीस्ट है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों को हटाता है तो यहाँ पर एक फ्लाइंग स्क्वेरल होता है जो कि आर्क को देखकर काफी गुस्सा कर रहा होता है। अबे तेरी माँ की, चले जा यहाँ से। अब आर्क देखता है कि उसके पैर पर चोट लगे होते हैं और जैसे ही वो उसे पास में बुलाने की कोशिश करता है वो स्क्विरल उसे काट लेती है। पर वो यहाँ पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसके घाव को भर देता है। अब ये देखकर मार्का काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अरे वाह, तुम्हें तो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना आता है, तुम तो वाकई कमाल के हो। चलो अच्छा हुआ मॉम की स्किल्स काम आ रही हैं। अब जब ये स्क्वेरल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो आर्क उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो यहाँ से नहीं जाता। अब मार्का उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे पीछे पीछे आना चाहता है, तो चलो क्यों ना हम इसका कोई नाम रखे। ओ नाम, तो क्यों ना मैं इसका नाम ओगे रखूं या फिर टेम्पोरा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों के दोनों नाम उसी की तरह होते हैं और यहाँ तक कि स्क्वेरल को भी ये नाम पसंद नहीं आते। अच्छा कोई बात नहीं, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। पोंटा कैसा रहेगा? अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि विलेज वाले को यह बता रहा होता है कि उसने विलेज के अंदर एक काफी अजीब सी चीज देखी है और वो सभी को वार्न करता है कि वो विलेज में ना जाएं। अब इतना सारा शोर शराबा सुनने के बाद सियोना भी वहाँ पर आ जाती है। अब ये बंदा कहता है कि जंगल में हमने एक काफी अजीब चीज को देखा है और मैंने सुबह में मार्का को भी जंगल में जाते हुए देखा है। अब ये सुनते ही सियोना काफी ज्यादा शॉक्ड में हो जाती है
पर सियोना तुम टेंशन मत लो, क्योंकि उसके साथ एक रॉयल नाइट भी था। अब इसके बाद हम मार्का को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी आर्क वहाँ पर चौकन्ना हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मार्का के सामने एक काफी बड़ा बीस्ट होता है। अब पोंटा भी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये वही बीस्ट था जिसकी वजह से पोंटा को चोट लगी थी। तभी सडनली ये बीस्ट मार्का पर अटैक कर देता है, पर आर्क उसे बचा लेता है। आगे ये बीस्ट बार बार उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि आर्क उसके सारे के सारे अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। जिसके बाद ऐसे ही इन दोनों के बीच में फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि ये बीस्ट अचानक से कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, पर आर्क यहाँ पर समझ जाता है कि उसने ऐसा गेम के अंदर भी देखा था। तभी ये बीस्ट अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे सारी की सारी चीजें पत्थर की बन जाती है। लेकिन आर्क यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बच जाता है। अब ये देखकर इस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये आर्क के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है। और आर्क भी उसके सारे के सारे अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। अब जैसे ही आर्क उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो इसे एक ही झटके में बीच से चीर देता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, ये स्किल तो काफी कमाल की है और आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। अब मार्का भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है। अगर गांव वालों को इसके बारे में पता लगा तो आज वे पार्टी करने वाले हैं, पर हम देखते हैं कि आर्क उसे मना कर देता है कि वो इसके बारे में किसी को भी न बताए और मार्का उसकी बात मान जाती है। तभी आर्क की नजर उस बीस्ट पर जाती है और वह नोटिस करता है कि इस बीस्ट के ऊपर एक रिंग लगी होती है और जैसे ही वो इसे छूने वाला होता है तो ये रिंग अचानक से गायब हो जाती है। तभी उसके सामने एक फैंग पॉट दिखता है, जिसको वो पकड़कर गांव में ले जाता है, यानी कि वो गांव वालों को एक सरप्राइज देना चाहता था। सुनो, वैसे तुम सारे इसके दांत और मैजिक स्टोन रख सकते हो और इसकी स्किन मार्का को दे देना। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि ये सारे गांव वाले इस बोर का मीट एक साथ बांट ले। और ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वाले भी काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी अचानक से यहाँ पर मार्का की मॉम आ जाती है और उसे देखकर जोर से गले लगा लेती है। अब मार्का उन्हें बताती है कि मैं तो बस इन हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए गई थी, ताकि थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। अब आर्क उन्हें कहता है कि हमें माफ करना कि हम आपको बिना बताए ही यहाँ से चले गए। प्लीज आप मार्का को डांटना मत, वो आपसे काफी ज्यादा प्यार करती है। अब ये सुनकर उसकी मॉम भी काफी खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी बच्ची की देखभाल करने के लिए। सुनो पहलवान, क्या तुम्हें जंगल में कोई बीस्ट मिला? पर यहाँ पर आर्क उन्हें मना कर देता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सीधा गए और सीधा वापस आ गए। फिर तो तुम काफी लकी हो। हाँ, ये तो सच है, हम काफी लकी हैं। क्यों मार्का, कोई शक? इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। अब यहाँ पर आर्क यहाँ से जाने वाला होता है। अब जैसे ही वह वहाँ से जाता है तो मार्का उसे रोक लेती है। सुनो, क्या हम दोबारा से मिलेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद हम कुछ नाइट्स को देखते हैं, जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और काफी मुश्किल से उसे हरा पाते हैं। यहीं पर हम दो बंदों को देखते हैं। एक कहता है कि हमारे 15 लोग मारे गए। आगे जाने के बाद वे देखते हैं कि सामने एक मॉन्स्टर मरा हुआ है। लगता है इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही इंसान ने मारा है, और वो भी सिर्फ एक स्लैश से। अब उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा भी काफी शॉक्ड हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ एक ही स्लैश में। उधर दूसरी तरफ आर्क पोंटा से बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि आज हमने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया और कल से हम और भी ज्यादा चैलेंजिंग मिशंस को पूरा करने वाले हैं। साथ ही में मुझे अपनी पहचान को भी छुपा कर रखना है, जो कि ये मेरे लिए एक काफी बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इसके बाद हम एक एल्फ को देखते हैं जो काफी परेशानी में होती है। वो कहती है कि ह्यूमंस के साथ जो एग्रीमेंट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पे आर्क खड़ा होता है। अब उसको देखकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। आर्क भी इस केव के अंदर एक मिशन को पूरा करने के लिए आता है और वो इन सारे के सारे बंदों को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर उसे काफी सारा सोना भी दिखता है, जिसको देखकर वो ये कहता है, यार आज तो मैं मालामाल हो गया। साइड में उसे 2 केजेस भी दिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, जो भी हमारे काम का है उसे लेकर यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा एक दूसरे बंदे से कहता है, जो कि डिएंटो का लॉर्ड है, ल्यूवर्थ फैमिली के लॉरेन को मारने का हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, हम उसमें फेल हो चुके हैं। और तुमने तो कहा था कि वो काम काफी स्किल्ड
स्किल्ड लोग करने वाले हैं। तो उन सभी लोगों का क्या हुआ? यहाँ तक कि इन्होंने उसे मारने के लिए एक बीस्ट को भी भेजा होता है, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। अब ऐसे ही ये सारे बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वह अपनी चालाकी से ये सारा कुछ संभाल सकते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरा नालायक बेटा कहाँ पर है? सर वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अब जैसे ही आर्क उस केव से बाहर निकलता है तो ये एल्फ सडनली उस पर अटैक कर देती है। अब आर्क उसे देखकर कहता है कि ये सच में काफी फास्ट है, लेकिन आर्क जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि यह वही एल्फ है। हे सुनो, तुमने जो बच्चे किडनैप किए हैं वो सारे बच्चे हमें लौटा दो। सॉरी मैडम जी, पर आप क्या कह रहे हो? मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। कौन से बच्चे और किसने किडनैप किए? अब आर्क उसे अपनी बातें समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं जानती हूँ कि तुम एक बैंडेड हो। अबे ओ सोनी कुड़ी, बहुत हुआ। और हाँ, मैं कोई बैंडेड नहीं। लेकिन तभी अचानक से पोंटा बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ये एल्फ रुक जाती है। अबे सुन बे ट्रांसफॉर्मर के शकल के, ये चीज तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दोस्तों आर्क को लग रहा था कि ये पेट एक नॉर्मल सा पेट है, लेकिन ये एल्फ उसे बताती है कि ये एक स्पिरिट बीस्ट है जिसे कॉटन टेल फॉक्स कहा जाता है। अब उसकी बात सुनकर आर्क को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे बताता है कि जब से उसने इसकी हेल्प की है तभी से ये उसके साथ है, और इस स्पिरिट फॉक्स को आर्क के साथ देखकर वो भी ये बात मान जाती है कि आर्क झूठ नहीं बोल रहा। अब आर्क उसे सारी कहानी बताता है कि वह यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सारे के सारे बैंडेट्स को मार सके, और वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर कुछ बैंडेट्स हैं जिन्होंने मेरे एल्फ साथी को बंदी बनाया हुआ है, तो बस उन्हें छुड़वाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये एल्फ अब यहाँ से जाने वाली होती है, पर आर्क उसे बताता है कि अंदर कोई भी एल्फ नहीं है। अब आर्क उसे पूछता है कि वो सारे बैंडेट्स एल्फ के साथ आखिर करना क्या चाहते थे। वो उसे बताती है कि एल्फ एज ए स्लेव काफी महंगी बिकती हैं, और ये मत कहना कि तुम ये बात नहीं जानते, पर सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब एल्फ जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तभी आर्क उसे दोबारा से रोक लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हेल्प? नहीं नहीं, मुझे तुम जैसों की हेल्प नहीं चाहिए कोई। अब दोस्तों ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और बेचारे के मुंह पर ही बेइज्जती हो जाती है। अब इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है और पोंटा से बातें करने लगता है। अरे यार, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, अब आखिर उसका पता कैसे लगाऊंगा? अब अगली सुबह हम आर्क को देखते हैं जो कि डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करते हुए एल्फ के फॉरेस्ट में आ जाता है, पर तभी वहाँ पर वो देखता है कि कुछ जोकरों ने एल्फ्स को पकड़ा हुआ है, और एक बंदा एल्फ के पास आकर उसे कहता है कि अरे ओ लड़की, तुम मेरे सामने भीख मांगो, चलो चलो, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम अपने दोस्तों को बचा पाओगे। और इतना कहने के बाद वो उसके पैर पर एक स्वॉर्ड भी मार देता है। अबे ये तू क्या कर रहा है? तू जानता है ना कि ये हमारे लिए कितनी कीमती है। अबे चुप बे, मेरे सामने बकवास कर रहा है? तू जानता है ना कि तू मेरे डैड का गुलाम है, तो चुपचाप मेरी बात मान। तभी हम देखते हैं कि आर्क दूर से बैठा हुआ ये सारा नजारा देख रहा होता है। वो ये सोचता है कि उस एल्फ ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, पर मैं इन सारी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो एल्फ यहाँ पर आ जाती है और इन सभी छपरियों को मारना शुरू कर देती है। अब ये बंदा इस छपरी से कहता है जिसका नाम है ओडोलन, अरे ये एल्फ तो काफी रेयर है। अरे हाँ, तुम्हें जो करना है करो। अब जैसे ही ये गंजा उसे छूने की ट्राई करता है तभी अचानक से वो उसका हाथ काट देती है और साथ ही में उन बाकियों को भी मारना शुरू कर देती है। अब ये सब देखकर उन सभी की काफी ज्यादा फटने लगती है। अबे आखिर ये एल्फ है कौन? आखिर इस एल्फ ने आधे से ज्यादा बंदों को मौत के घाट उतार दिया होता है। आर्क भी दूर से ये सब देख रहा होता है और वह ये सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी हम देखते हैं कि ये छपरी उन एल्फ्स के सामने स्वॉर्ड को तान देता है और ये सारे के सारे गुंडे इस एल्फ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये सब देखकर इस एल्फ की आंखें नम हो जाती है, लेकिन तभी आर्क इस छपरी के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब इसके बाद वो इन सारी छपरियों को जान से मार देती है। अब हम देखते हैं कि इस पिंजरे में एक लॉक लगा हुआ होता है जिसे वो खोलने के लिए ट्राई करती है, पर आर्क उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर एल्फ लड़की उसे खोलने के लिए मना कर देती है। पर आर्क तो आर्क है, वो इसकी बात नहीं मानता और एक झटके में ही वो ताले को तोड़ देता है और सारे बच्चे उसे
उसे देखकर काफी डर जाते हैं। तभी एल्फ नोटिस करती है कि इन सारे बच्चे के गले में एक बेल्ट लगा हुआ है जो कि एक माना ईटर कॉलर होता है। अब आर्क उससे पूछता है कि ये आखिर है क्या चीज। वो ये बताती है कि यह हमारे माना को सील कर देता है जिससे हम अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये एल्फ बच्चे इन माना कॉलर्स को बाहर नहीं निकाल सकती। पर तभी हम देखते हैं कि आर्क सामने आता है और इन सभी के कॉलर को चुटकियों में ही गायब कर देता है और साथ ही में इन सभी की चोटों को भी हील कर देता है। अब ये लड़की भी आर्क को देखकर हैरान हो जाती है कि ये आखिर इतने सारे मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे के सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये एल्फ लड़की एक बर्ड को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ कहकर वापस कहीं पर भेज देती है। अब आर्क उससे पूछता है कि ये आखिर क्या चीज थी, तो ये बताती है कि ये एक तरह का विस्परिंग फॉल है जो हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। लगता है ये लड़की 5वीं फेल है क्योंकि इतने हाईटेक जमाने में ये किसी बर्ड का इस्तेमाल कर रही है? क्या बोला तूने? अरे अरे कुछ भी तो नहीं। अब कुछ टाइम बीत जाता है और इन बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। अब जब ये बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जाते जाते आर्क को थैंक यू कहते हैं और बाय कहकर वह यहाँ से चले जाते हैं। अब ये एल्फ आर्क से पूछती है कि तुमने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी लेवल का मैजिक है और साथ ही हीलिंग मैजिक भी, तो बताओ तुम आखिर हो कौन? अरे मैं तो एक सिंपल सा बंदा हूँ यार, और मेरा नाम है आर्क और मैं एक मर्सनरी हूँ और ये जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है ना, इसका नाम है पोंटा, मेरा साथी, मेरा सुख दुख बांटने वाला। अब इसके बाद ये एल्फ भी अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है एरियाना ग्रैंडे मत समझ लेना। और फिर इसके बाद वो आर्क को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने सारे एल्फ की जान बचाई। तभी वही बर्ड फिर से यहाँ पर वापस आ जाता है और उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है कि वो लोग आखिर है कहाँ। अब एरियाना डिसाइड करती है कि इसके लिए उन्हें डियोंटो जाना होगा। हे सुनो, तुम तो एक मर्सनरी हो, तो क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ? अब हम देखते हैं कि आर्क भी उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। सुनो, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और हम देखते हैं कि आर्क भी इसके लिए मान जाता है। अब आर्क उससे कहता है कि क्या तुम्हारे साथी इसके लिए नाराज नहीं होंगे? अब एरियाना उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर सारे बच्चे की जान बचाई है और साथ ही में मेरा ट्रस्ट भी जीता है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम एक छपरी चप्पल चोर नहीं हो। अब इसके बाद आर्क इसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आर्क अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एरियाना को लिटिल रिवर के पास ले आता है। अब एरियाना इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि आर्क ने बिना कुछ बोले ही टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों डिएंटो में आ जाते हैं जहाँ पर एरियाना को एक बंदे से मिलना होता है क्योंकि वह उसका एक साथी होता है और साथ ही में एल्फ भी, जिसका नाम है डैंका। अगर ये लड़की इतनी खूबसूरत है तो वह इंसान कैसा होगा? तभी डैंका भी यहाँ पर आ जाता है और आर्क भी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब एरियाना इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और ये कहती है कि इसका नाम है आर्क और ये भी अब से हमारी हेल्प करेगा। अब इसके बाद ये सारे खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्क अपना हेलमेट नहीं उतारता क्योंकि अंदर से वो एक खोखला इंसान है। अब एरियाना उसे बताती है कि ये भी मेरी तरह एक एल्फ वॉरियर है जिसका नाम है डैंका और ये है आर्क। वैसे तुम दोनों के नाम में ही मैपल आता है, क्या तुम दोनों सिबलिंग्स हो क्या? लेकिन एरियाना इस चीज के लिए मना कर देती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ही सेम सिटी मैपल्स के सिटीजन्स है। अब डैंका भी ये जानने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि यह इंसान आखिर कैसे टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसके पास एक बीस्ट क्रिएचर भी है। लगता है यह हमारे काफी काम आ सकता है। सुनो, तुमने क्या उन सभी के बेस के बारे में पता किया? अरे हाँ, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है और वो सारे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ पर बाकी के भी एल्फ्स मिल जाएंगी। अब ऐसे ही इन सभी की बातें चल रही होती हैं, लेकिन तभी आर्क उनसे कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सुनो एरियाना, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? अरे हाँ यार, आंख बंद करके। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्क ने काफी सारा खाना खरीद लिया होता है और वो पोंटा के साथ बैठकर इसे मजे से खा रहा होता है। इसके बाद हम कुछ बंदों को देखते हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं कि हमें इन सभी को लेकर कल सुबह जाना है। सुनो तुम लोग, कल हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे, कोई न कोई वॉरियर आकर हमें जरूर बचाएगा।
वॉरियर और यहाँ पर कभी भी नहीं बच्ची। अब आगे हम देखते हैं कि रात के टाइम में ये सारे अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब एरियाना आर्क से कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो? अरे हाँ बिल्कुल। और फिर इसके बाद वो इन दोनों को लेकर शॉर्ट रिंग टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और इन दोनों को लेकर सीधा वहीं पर आ जाता है। अब एरियाना भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आर्क सच में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब वो इस विंडो से अंदर जाने का ट्राई करती है पर उसे अंदर जाने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। पर हम देखते हैं कि आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके पोंटा के साथ आराम से अंदर आ जाता है। अबे तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि ऐसे भी अंदर हम आ सकते थे। अब वो सारे एक रूम के अंदर आ जाते हैं। वो ये सीन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे लोग मरे हुए हैं और इन सभी के गले कटे हुए होते हैं। अब आर्क ये समझ जाता है कि पक्का ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है। अब डैंका भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है तो हम तीनों को अलग होकर सर्च करना चाहिए। अब आर्क अपना डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके इस कमरे के अंदर सीधा आ जाता है और वो एक छोटे से होल से अंदर देखता है और तभी वो अंदर की ओर चला जाता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफी सारे हमले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आर्क के ऊपर इन हमलों का कोई भी असर नहीं होता। अब आर्क सामने देखता है तो उसके सामने होता है एक निंजा। हे, तुम ये कैसे जानते हो कि मैं एक निंजा हूँ? अरे यार क्या बकवास है, अब मैं इसे कैसे बताऊँ? लेकिन तभी वो पोंटा को इसके साथ देखती है और वो ये कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं है और ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर एल्फ्स को बचाने के लिए आई हो। सुनो निंजा, क्या तुम भी यहाँ पर इसी काम के लिए आई हो? अब इसके बाद वो निंजा आर्क को एक डॉक्यूमेंट देती है और ये कहती है कि तुम्हें सारी के सारी एल्फ नीचे मिल जाएंगी। अबे आखिर ये है क्या? लव लेटर दे रही हो क्या? अब इसके बाद वो आर्क को कुछ खाने के लिए देती है और यहाँ से निकल जाती है। अरे यार मैं उसका नाम पूछना तो भूल ही गया। वैसे इस स्पिरिट क्रिएचर के साथ रहना काफी फायदेमंद है क्योंकि सारे लोग मुझे काफी आराम से पहचान लेते हैं। अब इसके बाद वो इस डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एल्फ को खरीदने का एक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये दोनों उस डॉक्यूमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इससे उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन सब के पीछे डियोंटो का लॉर्ड है। अब इसके बाद आर्क उनसे कहता है कि सारी एल्फ्स नीचे हैं और 2 लॉर्ड के कैसल में। पर सुनो आर्क, तुम ये बातें कैसे जानते हो? अरे यार अभी मेरी फाइट एक निंजा से हुई थी और उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई पर मैं उसे यार उसका नाम पूछना ही भूल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ गुंडे उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन एरियाना अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को जिंदा जला देती है। अब इसके बाद वो सारे के सारे नीचे की ओर आ जाते हैं जहाँ पे वो एल्फ्स को बंदी बनाए रखे हुए थे। अब इसके बाद वो एल्फ्स को बाहर निकालते हैं और फिर आर्क अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। साथ ही में वो इन सभी के माना हीटर कॉलर्स को भी गायब कर देता है। अब डैंका ये सब देखकर चौंक जाता है कि इस इंसान ने सीलिंग कर्स को भी काफी आराम से तोड़ दिया। अब ये सारे के सारे बच्चे आर्क को थैंक यू कर रहे होते हैं। इसके बाद डैंका ये कहता है कि मैं इन सभी को लेकर घर जा रहा हूँ, यानी कि उसने अब ये सारा का सारा काम इन दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। और तभी हम सामने लॉर्ड के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर बची खुची एल्फ्स होती हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पैलेस के ऊपर कुछ फटने लगता है। तभी हम फिर से उस छुटकू निंजा को देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ एक और बंदा होता है। अब ये निंजा उससे कहता है कि वो नाइट पहले से ही जानता था कि मैं एक निंजा हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि हम दोबारा से फिर जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद हमें कैसल के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम 2 एल्फ्स को देखते हैं और यहाँ पर इन दोनों को बंदी बनाया गया होता है। और यहाँ पर वो अपने लड़के यानी कि ओडोलिन से ये कहता है कि आखिर तुमने उनसे पंगा क्यों लिया और पिटने के बाद वापस तुम कैसे आए। और वो अपने बेटे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। देखो इन्हें ध्यान से कि कैसे इन्हें हैंडल करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों भी कैसल के लिए निकल गए हैं। अब एरियाना उसे बताती है कि मुझे पता है कि लॉर्ड कहाँ पर होगा। अब जैसे ही वो अंदर की ओर पहुँचते हैं तो उनके सामने काफी सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन आर्क बहुत ही आसानी से उन्हें पछाड़ देता है। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड को भी इसके बारे में खबर मिल जाती है कि कुछ लोग कैसल में घुस चुके होते हैं। ये बंदा लॉर्ड को सारी बातें बता ही रहा होता है पर तभी अचानक से आर्क दीवार तोड़कर अंदर की तरफ आ जाता है। अब लॉर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम हो
पूछो कौन, मैं हूँ बादशाह यानी कि आर्क। अब ओडोलन उन दोनों को देखते ही यहाँ से कल्टी मार लेता है। अबे ओए जोकरो, तुम दोनों की इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ पर पहुँच गए। पर तभी हम देखते हैं कि एरियाना बहुत ही गुस्से में उसकी गोटियों पर एक जोर की किक मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब दूसरी तरफ आर्क को देखते ही ओडोलन की फटनी शुरू हो जाती है। अब ओडोलन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अरे मैं तो गया। पर तभी हम देखते हैं कि आर्क के एक हाथ से दीवार में छेद हो जाता है। पर यहाँ पर हमें एक हिडन रूम के बारे में पता चलता है। सुनो बच्ची, तुम ये कुछ भी ठीक नहीं कर रही, तुम लोग बाद में बहुत पछताओगे। अब ये सुनते ही एरियाना और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो अब उसके पिछवाड़े पर एक जोर का किक मारती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एल्फ्स भी उसे मारने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से काफी सारे सैनिक आ जाते हैं। लेकिन एरियाना पलक झपकते ही उन सारे को बहुत ही आसानी से मार देती है। हे सुनो, तुम दोनों जाकर कहीं सेफ जगह पर छुप जाओ। अब आगे हम आर्क को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारे के सारे खजाने को खाली करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी एरियाना यहाँ पर आ जाती है। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इनका सारा पैसा खाली कर दूं। अगर इनके पास पैसा ही नहीं हुआ तो ये काम कैसे करेंगे? अगले ही पल हम देखते हैं कि कैसल में धमाके शुरू हो जाते हैं। एरियाना, क्या ये तुमने किया है? अरे नहीं तो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कैसल से बाहर आ जाते हैं और आर्क को उसका अपना रिवॉर्ड भी मिल जाता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। हे सुनो आर्क, क्या तुम मेरे साथ एल्फलैंड चलने के लिए तैयार हो? अब दोस्तों ये सुनते ही आर्क के होश उड़ जाते हैं और उसे ये सब एक फैंटेसी जैसा लग रहा होता है। अरे हाँ हाँ जरूर। अब एरियाना उसे बताती है कि वहाँ जाने से पहले उन्हें एक एल्डर से परमिशन लेनी होगी और इसके लिए तुम्हें अपना फेस उन्हें दिखाना होगा। पर मैं अपना आर्मर उतार नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? यार अगर मैं ये उतारूंगा तो तुम मेरे ऊपर अटैक भी कर सकती हो। अगर मैं इस चीज के लिए मना करूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। यह सुनने के बाद वो अपने हेलमेट को उतार देता है जिसको देखकर एरियाना काफी सॉफ्ट हो जाती है। हैं? तुम्हारे फेस को आखिर हुआ क्या? यार मैं इसके बारे में खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने आप को बस इस कंडीशन में पाया। साथ ही में वह ये सोचता है कि अगर मैंने इसे इसके बारे में बता दिया कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हूँ तो इसे इस बात पर बिलीव नहीं होगा। लेकिन आर्क उसे सब कुछ सच बता देता है। एरियाना उससे कहती है कि मैं एक एल्फ हूँ और तुम्हारे सीक्रेट्स मेरे सामने एकदम सेफ रहेंगे। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम जिस एल्डर से मिलने वाले हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास इस कर्ज का कोई सॉल्यूशन हो। अब ये सुनते ही आर्क काफी खुश हो जाता है। चलो यार, मैं तो तैयार हूँ चलने के लिए। जिसके बाद ये दोनों इस डील को फाइनल कर लेते हैं। आर्क ये सोचता है कि आज से मेरा एक न्यू ईयर शुरू होने वाला है जहाँ पर मैं अपने कर्ज को ब्रेक करने की जर्नी पर जाऊंगा। अब यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम एक किंगडम को देखते हैं जिसका नाम है ओलव। यहाँ का किंग अपने दोनों प्रिंस के साथ बातचीत कर रहा होता है। एक प्रिंस का नाम होता है सेक्ट और दूसरे का नाम होता है डार्क रेस। सुनो सेक्ट, तुमने यहाँ ये बात क्यों मेंशन की कि एल्फ्स को पकड़ा जा रहा है और उन्हें बेचा भी जा रहा है? इतना सुनते ही डार्क रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं सुनिए, ये सब झूठ है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। अब सेक्ट उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ये सिर्फ र्यूमर्स नहीं है। वह ये भी बताता है कि डिएंटो के लॉर्ड ने सच में ऐसा किया है। लेकिन परेशानी ये होती है कि सेक्ट के पास इस बात का कोई भी पक्का सबूत नहीं होता। सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अभी ये सब हवा में चल रही बातें हैं। अब हमें इस बातों से ऐसा लगता है कि मानो किंग डार्क रेस की साइड ले रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद किंग खुद कहते हैं फिर भी हम इस पूरे मामले की जांच जरूर करवाएंगे। अब ये सुनते ही सेक्ट को थोड़ी राहत मिलती है और वह काफी खुश हो जाता है। पर ये लोग इस बात को लेकर भी काफी पैनिक में होते हैं कि अगर ये सब सच निकला तो बाकी के एम्पायर्स इनके साथ काम करना बंद कर सकते हैं जिसका सीधा असर ट्रेड पर पड़ेगा और इससे किंगडम को भारी नुकसान भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में आर्क को देखते हैं। आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा नीचे गिर जाता है। यहाँ पास ही एक नदी होती है। आर्क और एरियाना दोनों वहीं बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक बर्ड वहाँ पर आता है और एरियाना को खुशखबरी देता है कि सारी एल्फ सुरक्षित तरीके से अपने टाउन पहुँच चुकी है। अब ये सुनकर आर्क भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एरियाना के पेट से
कुछ आवाजें आने लगती है और यहाँ पर आर्क समझ जाता है कि जरूर उसे भूख लगी है और वह जंगल में खाने का इंतजाम करने चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके जाते ही एरियाना पोंटा को छूने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक वह रुक जाती है। अब थोड़ी देर बाद पोंटा खुद ही खड़ा हो जाता है। अब जब आर्क वापस आता है तो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि एरियाना और पोंटा खुशी खुशी खेल रहे होते हैं और ये देखकर एरियाना भी थोड़ी सी एम्बेरस फील करती है। अब हमें आगे दोबारा से प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। वह अब भी सेक्ट और डार्क रेस की बातों को लेकर काफी परेशान होती है। माय लेडी, आखिर आपको हुआ क्या? मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे डार्क रेस का ही हाथ है और मुझे लगता है कि सेक्ट को भी इस बात का शक है, इसलिए वह चुप नहीं बैठेगा। और इसके बाद प्रिंसेस फैसला करती है कि उन्हें लिबुंड फैमिली यानी एल्फ्स के साथ एक मीटिंग करनी होगी। मेड खुशी से कहती है, ये तो अच्छी बात है, इतने लंबे समय बाद आप अपनी बहन से मिल पाएंगी। यहाँ वह जिस बहन की बात कर रही होती है उसका नाम है सेरियाना, जिसकी शादी लिबुंड फैमिली में हुई है। अब हम फिर से आर्क और एरियाना को देखते हैं, जो आखिरकार लेलोटिया यानी एल्फ्स के विलेज पहुंच चुकी होती है। जैसे ही वो गेट के सामने आते हैं, दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और ये देखकर आर्क पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तुम यहीं रुको, मैं एक एल्डर से परमिशन लेकर आती हूँ। अब आर्क बाहर इंतजार कर रहा होता है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद एरियाना जब वापस आती है तो वो बताती है कि उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है। अब वह जैसे ही अंदर जाते हैं, आर्क एक विशाल पेड़ को देखकर दंग रह जाता है। आखिर ये है क्या? आर्क यही हमारे एल्डर रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक एल्डर आ जाते हैं जिसका नाम होता है डीलन। उनके साथ उनकी पत्नी ग्लेनिस भी खड़ी होती है। डीलन कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की बहुत मदद की है। अब इसके बाद सब एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। ग्लेनिस बताती है कि मैं करीब 175 साल से जिंदा हूँ, पर एरियाना हंसते हुए कहती है, माँ आप तो 200 प्लस की हो चुकी हैं। अब ये सुनकर आर्क और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे एहसास होता है कि सच में एल्फ्स लंबे समय तक जीते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीलन अपनी बेटी को डांटते हैं कि उसने लॉर्ड के पैलेस पर अटैक क्यों किया। फिर सब अंदर जाकर पूरी कहानी डिस्कस करते हैं और डीलन को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वह कहते हैं, लेकिन मुझे ये बात एल्डर्स की मीटिंग में क्लियर करनी होगी कि तुमने वहाँ अटैक क्यों किया। आगे ग्लेनिस खाना लेकर आती है। आर्क सोचने लगता है कि वह अपना हेलमेट कैसे उतारे, लेकिन डीलन उसे बताते हैं कि उन्हें सच में उसकी सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है और वह आराम से खाना खा सकता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। आर्क उठता है, लेकिन एरियाना और उसके पिता वहाँ से जा चुके होते हैं। वे सभी एक सर्कल में खड़े होते हैं जहाँ टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मैपल सिटी भेज दिया जाता है। इधर आर्क ग्लेनिस के साथ घूम रहा होता है। यार ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ कितने एल्फ्स रहते होंगे? करीब 4000 प्लस। अब आगे चलते हुए उन्हें वहीं 2 बच्चियां मिलती है जिनकी जान आर्क ने बचाई थी। वो आर्क को थैंक यू कहती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। वहीं उधर दूसरी तरफ एल्डर्स की मीटिंग चल रही होती है। एक एल्डर कहता है, लॉर्ड के कैसल पर अटैक करना एक बड़ी गलती थी। वहीं दूसरा जवाब देता है, लेकिन ट्रीटी तो लॉर्ड ने ही तोड़ी थी। अब सभी एल्डर्स की इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि लॉर्ड के पैलेस पर हमला करना सही था या गलत। अब जो सबसे बड़े एल्डर होते हैं वो कहते हैं, सबसे पहले इंसानों ने ही इस ट्रीटी को तोड़ा है, इसलिए हमें उनके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच आर्क और ग्लेनिस आमने सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक फ्रेंडली बैटल करने वाले होते हैं। ग्लेनिस बताती है कि एरियाना को स्वॉर्डमैनशिप मैंने ही सिखाई है। अब आर्क भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक ग्लेनिस बिजली जैसी तेजी से आर्क पर अटैक करती है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देती है। सुनो आर्क, तुम्हारी आंखें तेज है, लेकिन अब भी तुम एक छोटे बच्चे जैसे हो। अब ये सुनकर आर्क की अकल ठिकाने आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, यार अगर मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सीखनी ही पड़ेगी और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सिखाने वाली खुद एक एक्सपर्ट है। अब इसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आर्क बार बार हारता है और जमीन पर बार बार गिरता है, लेकिन ग्लेनिस को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियाना अपने डैड डीलन से उसी इंसिडेंट को लेकर बात कर रही होती है। सुनो बेटी, अभी ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आखिरकार इवेंट्स की शादी तय हो गई है। क्या? उसकी भी? तभी इतने में एक लड़की भागते हुए आती है और एरियाना को गले से लगा लेती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इवेंट्स होती है, यानी कि एरियाना की एक और बहन। अब हम देखते हैं कि डीलन दोनों बहनों की जुगलबंदी देखकर खुश होते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। यार तुमने सभी एल्फ्स की जान बचाई है, तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। और फिर वह एरियाना को छेड़ने लगती है, तो बताओ तुम्हारी नजर में भी है क्या कोई? अरे यार नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इवेंट्स स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी बातें तो कुछ और ही कह रही है, पक्का कोई ना कोई है, बताओ बताओ कौन है वो। अब हम दोबारा आर्क और ग्लेनिस को देखते हैं जो
अब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आर्क अपने डॉक्यूमेंशन मूव का इस्तेमाल करके ग्लेनिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेनिस इतनी तेज होती है कि वह आसानी से आर्क को फिर से जमीन पर गिरा देती है। अब इसके बाद दोनों वापस घर लौट रहे होते हैं। सुनो आर्क, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, और हाँ तुम पोंटा को भी वॉश कर देना। अब लो भाई, आर्क भी आराम से पानी में लेट जाता है और साथ ही साथ पोंटा को भी नहला देता है। वह सोचता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ आज पहली बार ठीक से नहा रहा हूँ। उधर एरियाना भी जैसे ही कपड़े उतार कर नहाने आती है तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक स्केलेटन पर पड़ती है और वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे ओए, ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, आर्क। लेकिन भाई तब तक उसे फटका पड़ चुका होता है। अगले सीन में एरियाना की माँ उससे पूछती है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब डीलन सबको बताते हैं कि काउंसिल ने ये ऑर्डर दिया है कि उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाए जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, और साथ ही एल्फ्स को छुड़ाने का काम भी जारी रहेगा। फिर वह आर्क की तरफ देखते हैं। आर्क, मैं तुम्हें एरियाना को असिस्ट करने के लिए हायर करना चाहता हूँ, लेकिन वे साफ कहते हैं मैं तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं दे सकता। हालांकि इसके बदले वे आर्क को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं जिससे उसका कर्ज उतर सकता है। वे बताते हैं कि एक स्प्रिंग है जो लॉर्ड क्राउन के पास मौजूद है। आखिर ये लॉर्ड क्राउन है क्या? अब डीलन उसे समझाते हैं कि इस वर्ल्ड में कई ड्रैगन रहते हैं, जो सबसे ताकतवर होते हैं उन्हें ड्रैगन लॉर्ड कहा जाता है, और लॉर्ड क्राउन एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जहाँ ये ड्रैगन लॉर्ड रहते हैं। वहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। अब एरियाना उसे वार्न करते हुए कहती है वहाँ ड्रैगन भी हो सकते हैं, और अगर गलती से किसी स्पिरिट को ऑफेंड कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी भी हो सकती है। तो क्या हम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकते? अब एरियाना उसे बताती है कि इंसानों के लिए वहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल है, लेकिन अगर हम एल्फ्स की परमिशन लेकर जाएंगे तो हमें जाने दिया जाएगा। अब आर्क सोचता है कि ये खर्च वाला सिस्टम मैंने ही गेम में बनाया था और आज वही मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। बात खत्म होने के बाद आर्क सबको थैंक यू कहता है और इसके बाद ग्लेनिस खाना लेकर आती है। आर्क कहता है कि कल से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। आगे हम आर्क को रात के समय देखते हैं। वो लौटते हुए सोचता है क्या सच में मेरी बॉडी पर कोई कर्स है यार, लेकिन मेरे पास तो एंटी कर्स स्किल है। अब वह अपने हाथ पर एक स्किल इस्तेमाल करता है और कुछ ही पल में उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। यार सच में ये तो काम करता है, लेकिन तभी उसका हाथ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब आर्क बार बार मैजिक ट्राई करता है लेकिन हर बार वही होता है। अगली सुबह आर्क और एरियाना उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग मिलने वाले होते हैं। अब आर्क समझ चुका होता है कि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वह एक कर्ज की वजह से है और इसे ब्रेक किया जा सकता है। एरियाना भी उसके चेहरे से समझ जाती है कि आर्क किसी बड़ी परेशानी में है। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों नदी के पास पहुंचते हैं और वहाँ बड़े बड़े बग्स मौजूद होते हैं और जैसे ही वो आर्क को देखते हैं सीधा उस पर अटैक कर देते हैं। अब आर्क डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और एरियाना उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भागते भागते दोनों एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। आर्क, एक बात सच बताओ, क्या तुम्हें सच में बग से डर लगता है? अब आर्क यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है यार अगर वे इतने बड़े हैं तो उनसे डर तो लगना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद आर्क और एरियाना इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें वहाँ तक कैसे जाना चाहिए, कैरिज से या फिर जंगल के रास्ते। तभी दोस्तों वहाँ पर एक लेडी आती है। अगर तुम जंगल से जाने की सोच रहे हो तो वहाँ काफी खतरा है क्योंकि वहाँ हेटेड वुल्फ्स मौजूद है। एरियाना उनसे पूछती है क्या वो वहाँ पहले से ही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समय से वहाँ उन्हें देखा जा रहा है। अब वह ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मेड के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन यहीं पर हम एक और शख्स को देखते हैं जो दूर से उन पर नजर बनाए हुए होता है। इधर आर्क और एरियाना जंगल के रास्ते जाने का फैसला कर लेते हैं, पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं अचानक एक वुल्फ इन दोनों पर अटैक कर देता है। आर्क जैसे ही उसे काटता है उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक इल्यूजन था। अब आर्क समझ जाता है कि ये वुल्फ्स झुंड में अटैक करते हैं और साथ ही इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। तभी अचानक एक साथ कई वुल्फ्स आर्क पर अटैक कर देते हैं। आर्क उन्हें काटता जाता है लेकिन वह परेशान होने लगता है क्योंकि उनमें से ज्यादातर सिर्फ इल्यूजन होते हैं। उधर एरियाना अपने फायर और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वह कई रियल वुल्फ्स को मार देती है और ये देखकर आर्क भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वह सोचता है इन सब को हराने के लिए इनके लीडर को हराना जरूरी है। अब इसके बाद आर्क अपने डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके लीडर वुल्फ पर अटैक करता है, लेकिन वह वुल्फ बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। तभी आर्क नोटिस करता है कि उस वुल्फ के पैर में वही रिंग बंधी हुई है। अब आर्क अपनी स्वॉर्ड से उस रिंग को तोड़ देता है। रिंग टूटते ही वुल्फ थोड़ी फ्री महसूस करता है और अपने साथियों को बुलाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरियाना आर्क के पास आकर पूछती है ये रिंग आखिर है क्या? तभी वह रिंग अचानक से गायब हो जाती है। आर्क उसे कहता है कि मैंने ऐसी रिंग पहले भी देखी है जब
जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। अब एरियाना सोच में पड़ जाती है, कहीं इस रिंग में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं। आर्क जवाब देता है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अब हमें दोबारा से प्रिंसेस दिखाई जाती है। उनकी मेड उनसे कहती है, आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी चिंता में हैं। प्रिंसेस कहती है, यह मिशन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मेरे डैड चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है। तभी उनकी कैरेज को जोर का झटका लगता है और यही से सीन चेंज हो जाता है। आगे हम आर्क को देखते हैं जो बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने एरियाना की माँ से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीखनी बाकी है। तभी अचानक पोंटा को कुछ सेंस होता है और वह तेजी से वहाँ से भाग जाता है। आर्क भी बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इधर प्रिंसेस के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। जैसे ही उनकी मेड बाहर जाती है, एक आदमी उसे भी मार देता है। यह देखकर प्रिंसेस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अगले ही पल एक तलवार उनकी छाती के आर पार चली जाती है। अब वहाँ खड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, ये सब ऐसा दिखना चाहिए जैसे ये काम बैंडिट्स ने किया हो। पर तभी पोंटा वहाँ पहुँचता है और सीधे एक आदमी के चेहरे से चिपक जाता है। वह आदमी गुस्से में उसे मारने का ऑर्डर देता है, पर जैसे ही एक सोल्जर पोंटा पर हमला करने के लिए जाता है, आर्क पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे भाई रुक जा, मैं भी यहीं पर हूँ। अब ये सारे लोग आर्क को मारने के लिए पीछे से फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन आर्क को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता है, अगर ये सच में गेम होता तो मैं सबको आराम से रिवाइव कर देता। पर तभी वहाँ अचानक कई सारे हेटेड वुल्फ्स आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब आर्क भी वुल्फ के साथ मिलकर उन सबको आसानी से मार देता है और काम खत्म होते ही सारे हेटेड वुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आर्क प्रिंसेस को बचाने के लिए रीजनरेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रिंसेस दोबारा जिंदा हो जाती है। साथ ही में उनकी मेड की भी जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही आर्क बाकी सोल्जर्स को बचाने की कोशिश करता है, वह ऐसा नहीं कर पाता। उन सभी के घाव इतने ज्यादा होते हैं कि वह उन्हें हील ही नहीं कर पाता और आखिरकार सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जैसे ही प्रिंसेस की आंखें खुलती है, उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई एंजल खड़ा है। आगे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब प्रिंसेस को पूरी तरह होश आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही वह अपने कपड़े को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। उनके कपड़ों पर खून लगा होता है। चारों तरफ देखती है तो कुछ सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अपने साथियों से कहती है, हम सब तो मारे जा चुके हैं, लेकिन हमें खुद गॉड ने बचाया है। अब हमें रुकना नहीं है, हम सब लिबुंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें दूर खड़ा आर्क चुपचाप देख रहा होता है। कुछ समय बाद आर्क एरियाना के पास पहुंचता है और आखिरकार ये दोनों ओलफ पहुंच जाते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। एरियाना तुरंत कहती है, अरे तुम सब एक साथ आ जाओ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आर्क उसे रोकता है और तभी एक लड़की अकेले ही सारे गुंडों को बड़ी आसानी से सबक सिखा देती है। इसके बाद वह लड़की आर्क को बहुत ध्यान से देखने लगती है, इतना ध्यान से कि आर्क की पूरी तरह से फट जाती है। सुनो लड़के, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे तुम्हारा डिएंटो वाला मिशन कैसा रहा? ये सुनकर आर्क पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। अबे ओए, ये है कौन और मुझे कैसे जानती है? फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अरे अरे, ये तो वही निंजा है जो मुझे डिएंटो में मिली थी। अब वे लड़की आर्क के पास आती है और कहती है, तुमने एल्फ्स को बचाकर बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एरियाना पूछती है, ये लड़की आखिर है कौन? अब आर्क उसे सारी बातें समझाता है। अरे ये वही लड़की है जिसने डिएंटो में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और फिर वह उसका इंट्रोडक्शन देता है। इनका नाम है चियोमे। चियोमे आगे बताती है कि मैं जीनस क्लैन के 6 निंजाओं में से एक हूँ। अब ये सुनते ही आर्क और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या इसका मतलब क्या है? चियोमे समझाती है, जिन का मतलब होता है ब्लेड और शियन का मतलब होता है हार्ट। इसके बाद ये सभी एक दूसरी जगह चले जाते हैं। आर्क लगातार चियोमो को देखता रहता है और सोचता है, जिन प्लस शिन, इसका मतलब तो शिनोबी हुआ। तो क्या ये लड़की सच में एक शिनोबी है? अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चियोमे एक निंजा है और यह सोचकर आर्क काफी खुश हो जाता है। पर तभी एरियाना उसे बुलाती है। अरे कहाँ खो गए? हाँ हाँ, यही हूँ मैं, क्या हुआ? अब तीनों एक दूसरे को ठीक से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। चियोमे आर्क से पूछती है, तुमने मुझे निंजा क्यों कहा था? क्योंकि यार तुम एक निंजा हो। अब चियोमे इस बात से हैरान हो जाती है। इस नाम के बारे में सिर्फ हमारे क्लैन के लोगों को ही पता है, किसी और को नहीं। एरियाना पूछती है, तुम आर्क से क्या बात करना चाहती थी? चियोमे उसे बताती है, मेरे साथ कुछ बीस्ट है जो बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब आर्क सोचता है, लगता है हम दोनों के मिशन काफी हद तक एक जैसे हैं। चियोमे आगे कहती है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें उन लोगों के नाम बता सकती हूँ जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। अब आर्क यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? मैं पहले ही एरियाना की मदद कर रहा हूँ। एरियाना चियोमे से पूछती है, क्या तुम बचपन से ही अपने साथियों को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रही हो? हाँ, जब से मैं छोटी थी मैं यही कोशिश करती आ रही हूँ कि मैं अपने लोगों की
मदद कर सकूं। ये सुनकर एरियाना को महसूस होता है कि चियोमी भी बिल्कुल उसी की तरह है। इसी वजह से वह चियोमी की मदद करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ डार्कनेस गुस्से से भरा हुआ होता है। वह चिल्लाकर कहता है, आखिर हेटेड वुल्फ्स ने हमारे ऑर्डर लेना बंद क्यों कर दिया। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। शायद किसी ने उसकी रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब डार्कनेस को इस बात की गहरी चिंता हो रही होती है कि एरियाना अब भी जिंदा है। तभी एक आदमी उससे कहता है, मालिक अब चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डार्कनेस की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। वो कहता है, मुझे सिर्फ एक बात की ही चिंता है, कहीं वो एल्फ्स तक ना पहुंच जाए। पर मालिक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपको ही मारना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि आप किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाएं। अब डार्कनेस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम आर्क, चियोमी और एरिना को चलते हुए देखते हैं। रास्ते में आर्क चियोमी से उसके क्लैन के फाउंडर के बारे में पूछता है। चियोमी बताती है, हमारे क्लैन के फाउंडर एक ह्यूमन थे। ये सुनते ही आर्क थोड़ा सा चौंक जाता है, मतलब वो इंसान भी जापानी था। अब अगले ही पल ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम होता है एडजेट मार्केट। यह कोई नॉर्मल मार्केट नहीं होता, यह एक बहुत ही बड़ी स्लेव मार्केट होती है और यहाँ अनगिनत बिस्ट कैद किए गए होते हैं। कई तो आधे मरे हुए होते हैं और कई पहले से ही मार दिए गए होते हैं। अब चारों बाहर खड़े होकर डिस्कशन करते हैं। यहाँ अटैक करना आसान नहीं है और अटैक के बाद यहाँ से भागना तो और भी मुश्किल। तभी चियोमी कहती है, मेरे साथी पहले से ही यहाँ मौजूद है। अगर हम 10 लोगों की कुर्बानी देकर 100 लोगों की जान बचा सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आर्क शांत होते हुए कहता है, वैसे मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनते ही चियोमी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। क्या ये तो कमाल की बात है, मुझे तो लगा कि ये कोई निंजित्सु टाइप की चीज है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। अब इतनी बातें होते ही चियोमी वहाँ से निकलने लगती है और जाते जाते कहती है, अटैक आज रात होगा, अगर कुछ तैयारी करनी है तो अभी कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क और एरियाना खाना खाने बैठते हैं। आर्क को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। यार आर्क, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ये बग्स बहुत टेस्टी होते हैं, क्यों है ना? हाँ, मतलब मजा तो आ रहा है यार। अब रात होते ही दोनों अटैक के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि आर्क चेहरे पर एक मास्क पहन रखा होता है। यार ये मास्क मैंने पूरे 13 गोल्ड कॉइन्स में खरीदा है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कोई सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा हो। किसी ने तुम्हारी कॉपी काट दी है क्या? यार ऐसा मत बोलो, देखो अच्छा लग रहा है ना? वो पोंटा से पूछता है ना पोंटा? लेकिन पोंटा जैसे ही मना करता है आर्क का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अरे यार, तभी वहाँ चियोमी आती है और उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम होता है जियोमोन। वो भी उसी निंजा क्लैन के 6 निंजा में से एक होता है। जैसे ही आर्क उसका नाम सुनता है वो समझ जाता है कि नाम किस पर रखा गया है। अचानक जियोमोन आर्क के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर एरियाना और चियोमी दोनों शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अगले ही पल दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं। अरे भाई, हम तो पुराने दोस्त हैं। हाँ भाई। अब पूरा प्लान यहाँ पर रेडी होता है। आर्क और जियोमोन सामने से अटैक करेंगे। एरियाना और चियोमी पीछे से एंट्री लेंगी। आर्क और जियोमोन गुस्से में सामने की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड्स उन्हें देखते ही पैनिक कर जाते हैं। तभी जियोमोन दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और सारे गार्ड्स उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों उन्हें आसानी से ढेर करते चले जाते हैं। आर्क अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और डरावनी आवाज में हंसता है, हो मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं कि जियोमोन की बॉडी एकदम सॉलिड होती है, किसी भी अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो भी अपनी ताकत दिखा रहा होता है। असल में ये कोई मैजिक नहीं होता, ये है निंजुत्सु। अब आर्क हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे निंजुत्सु और मेरा मैजिक आज एक साथ मिल गया है, तभी इतनी बड़ी तबाही मच रही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एरियाना और चियोमी पीछे के दरवाजे से एंट्री मार लेती है।